नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक? तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आज का एपिसोड रहने वाला है आपका 9 नंबर एपिसोड रहने वाला है, ठीक है ना? और बायोलॉजी आज हम लोग संपूर्ण करेंगे पूरा। आज हो सकता है बायोलॉजी खत्म हो जाए, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन पूरे भी ना, हो सकता है आज खत्म हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है ना? और ये बुक है जो आपका सामान्य अध्ययन बीपीएससी पीवाईक्यू, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। आज अपना पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं और बायोलॉजी का संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा, सिर्फ उसका क्वेश्चन और आंसर हम बोलेंगे, ठीक है ना? और वन शॉट वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है ना? उसका थोड़ा इंतज़ार है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका एपिसोड नंबर 9, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 401, पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है जी? बताइए किससे फैलता है? तो जल से फैलता है। पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? जल से फैलता है, ठीक है ना? जल से फैलता है। पीलिया एक घातक रोग है। पीलिया क्या है? एक घातक खतरनाक रोग है जो जल के द्वारा फैलता है। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को सामान्यतः पीलिया के नाम से जाना जाता है। जब किसी को पीलिया हो जाएगा यानी जॉन्डिस हो जाएगा, वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हम साधारणतः हम लोग क्या बोल देते हैं? पीलिया बोल देते हैं। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारणतः क्या बोल देते हैं हम लोग? पीलिया पीलिया बोल देते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या होगा? उस व्यक्ति को बुखार रहेगा, है ना? लक्षण क्या हो जाएगा उसका? दिखेगा, लक्षण उसको दिखेगा, बुखार रहेगा हमेशा, ठीक है ना? भूख नहीं लगेगा, जी मिचलाएगा, ठीक है ना? उल्टी टाइप होते रहेगा, सिर दर्द होगा, आँख व नाखून का रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, है ना? आँख का जो डिम्मा है ना वो कॉर्निया वाला भाग कैसा हो जाएगा? ये व्हाइट वाला भाग एकदम पूरा पीला हो जाएगा। नाखून का रंग जो होता है पीला हो जाएगा। पेशाब का रंग जो पीला हो जाएगा, पेशाब भी पीला होने लगेगा। कमजोरी व थकान महसूस होना आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण है। किसका है ये पहले प्रमुख लक्षण? ये पीलिया का प्रमुख लक्षण है। 402 नंबर क्वेश्चन, शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? बताइए शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता की मतलब हो गया शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है ना? रक्त अल्पता का साधारण मतलब रक्त की कमी होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक पदार्थ रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है क्या होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है ना? प्रवाहित करता है। कौन प्रवाहित करेगा? हीमोग्लोबिन प्रवाहित करेगा। हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या? हमारी रक्त कोशिका में मौजूद लौह युक्त क्या है? प्रोटीन है। शरीर में लौह की मात्रा 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर शरीर में हीमोक्रोमेटिक रोग हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है बोले तो लौह की मात्रा है 20 ग्राम से अधिक अगर नहीं होनी चाहिए, अगर हो गया तो इससे अधिक होने पर शरीर में क्या हो जाता है? कौन सा रोग हो जाएगा? हीमोक्रोमेटिक रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 403 नंबर, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है, ठीक है ना? आंत ज्वर साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। अगर पूछेगा आपको आंत ज्वर किसके वजह से होता है तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। आंत ज्वर उसको बोलते हैं हम लोग टाइफाइड, ऐसे क्या बोल देते हैं? टाइफाइड। आंत ज्वर को टाइफाइड कहा जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं से रोका जा सकता है, ठीक है ना? इसको टाइफाइड को हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं? एंटीबायोटिक दवा को चलाएंगे, टाइफाइड क्या करेगा? रुकेगा। सामान्यतः आंत ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों को लगातार 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहता है? इसका बुखार रहता है। बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, एकदम पूरा शरीर धीपते रहेगा। साथ ही कमजोरी, पेट में दर्द, सिर दर्द, भूख कम लगना जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। आंत ज्वर में लंबे समय से आंतों में
बुखार रहता है, कहाँ रहता है, आंतों में बुखार रहता है। अगर समय से उपचार न हुआ तो आंत में क्या हो जाएगा, छेद होने की संभावना रहती है। यह दूषित पानी से होने वाली संक्रामक बीमारी है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है ना। टाइफाइड को क्या कहा जाता है, मियादी बुखार भी कहा जाता है। एक 404 नंबर क्वेश्चन, आज लास्ट एपिसोड है बायोलॉजी का, ठीक है ना, ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है बताइए, यक्ष्मा के लिए। किसके लिए, यक्ष्मा के लिए। बीसीजी टीका आमतौर पर बच्चों को टीबी बोले तो यक्ष्मा या फिर क्षय रोग बोला जाता है इसको, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, तो उसको क्षय रोग के प्रसारित रूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। ये टीबी अगर किसी को ना हो, यक्ष्मा क्षय रोग ना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। 405 नंबर क्वेश्चन क्या है, एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये विषाणु के कारण, HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। तो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक प्राणघातक रोग है जिससे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता क्या हो जाती है, अत्यंत प्रभावित होती है। शरीर का जो प्रतिरक्षी क्षमता होता है ना, वो प्रभावित हो जाता है। इस रोग का कारक की बात करते हैं, यह रोग किसके कारण होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण, वायरस नामक विषाणु से क्या होता है, एड्स रोग होता है। अगला देखते हैं, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कान, आँख, मस्तिष्क, पेट, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अल्जाइमर रोग से देख लेते हैं इसका विश्लेषण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर रोग हो जाता है तो उसका क्या प्रभावित होगा, मस्तिष्क जो अंग है ना, मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है, जिससे याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। उसकी याददाश्त शक्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सही से वो काम नहीं करेगा। दिमाग की कोशिकाओं का एक दूसरे से जुड़ाव और खुद कोशिकाओं के कमजोर और ख़त्म होने के वजह से याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। 407 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो ये डेंगू होगा। कौन सा रोग होगा, डेंगू। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है, जो एक डेंगू विषाणु से होने वाली क्या है, बीमारी है। डेंगू विषाणु से होने वाली क्या है, बीमारी है। यह एडीज इजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू किसकी वजह से होता है बताइए, यह एडीज इजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है, इसके निम्न लक्षण है ना। डेंगू क्या है, एक वायरल बुखार है, इसके कई लक्षण है, देख लेते हैं। अचानक तेज बुखार आना, अचानक क्या आ जाएगा, तेज बुखार आना। अस्थि एवं हड्डियों में दर्द होना, जी घबराना और उल्टी आना, ये सब क्या है, डेंगू के लक्षण है। शरीर पर खून के चकत्ते एवं खून के सफ़ेद कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। उसके बाद सिर में आगे की ओर तेज दर्द होगा, सिर में आगे की ओर क्या हो जाएगा, तेज दर्द होगा। 408 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कैंसर होता है, कैंसर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कैंसर है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में कौन सा रोग कैंसर है, इसमें से कौन सा कैंसर है, ठीक है ना। कैंसर की बात करते हैं तो ल्यूकीमिया ये भी कैंसर का बीमारी होता है, कार्सिनोमा ये भी कैंसर बीमारी होता है, सार्कोमा ये भी कैंसर बीमारी होता है, लेकिन ग्लूकोमा कैंसर बीमारी नहीं, ये आँखों का बीमारी है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा कैंसर है, ये क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा पुल्टा है। तो निम्नलिखित में कौन सा रोग कैंसर है, तो ल्यूकीमिया कैंसर है, कार्सिनोमा कैंसर है, सार्कोमा कैंसर, लेकिन ग्लूकोमा किसका बीमारी है, ग्लूकोमा ये आँखों का बीमारी है, गंभीर बीमारी कहते हैं आँखों। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ग्लूकोमा आँखों की एक गंभीर बीमारी है, इसे अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आँख के कॉर्निया के पीछे सिलियरी टिश्यूज होते हैं, जिसमें ह्यूमर
तरल पदार्थ बनता रहता है एवं बाहर निकलकर पुतलियों से होता हुआ आँख के भीतरी हिस्से में जाता है, जिससे आँखों में नमी बनी रहती है एवं आँख क्या रहेगा आपका स्वस्थ रहती है। लेकिन यह प्रक्रिया जब ठीक से काम नहीं करती है तो आँखों पर इंट्राओट्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है ना, और जिससे आँख के सिलियरी टिश्यूज भी डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, होने लगता है एवं मस्तिष्क को विजुअल सिग्नल भेजने वाली आँखों की ऑप्टिक नर्व्स, जो मस्तिष्क को विजुअल सिग्नल भेजती है, कौन भेजती है? ऑप्टिक नर्व्स भेजती है, ठीक है ना। आँखों की ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुँचता है और दृष्टि क्षमता क्या हो जाती है? कमज़ोर होने लगती है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या, ल्यूकीमिया रक्त कैंसर का एक प्रकार है, ठीक है ना। तो ल्यूकीमिया क्या है? रक्त कैंसर का एक प्रकार है। कार्सिनोमा की बात करते हैं। कार्सिनोमा उपकला कोशिकाओं में सबसे आम प्रकार का क्या है? कैंसर है। उसके बाद सार्कोमा हड्डी एवं नरम ऊतकों में होने वाला क्या है? होने वाला कैंसर का प्रकार है। तो ल्यूकीमिया, कार्सिनोमा और सार्कोमा ये सब क्या है? कैंसर के प्रकार है। 409 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से गलत वाला को चुनना है। रेटिनॉल की बात करते हैं, जीरो प्लेथेल्मिया ये तो सही है। टोकोफेरॉल की बात करते हैं, बेरी ये गलत है। टोकोफेरॉल विटामिन ई के कारण था, ये गलत है ना। तो टोकोफेरॉल बी नंबर क्या है? गलत है। उसके बाद साइनोकोबालामिन के कारण बात करते हैं तो रक्त अल्पता, ये बात सही है। उसका और अर्गो कैल्सिफेरॉल की बात करते थे, रिकेट्स, ये भी क्या है? आपका सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन आपका बी ऑप्शन गलत है। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ई की कमी से तंत्रिका संबंधी रोग होता है। टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से तंत्रिका संबंधी क्या होता है? बीमारी होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति, बोले तो जनन शक्ति, बच्चे पैदा करने की शक्ति, है ना, जनन शक्ति क्षमता कम हो जाती है। जबकि बेरी रोग विटामिन बी1 की वजह से होता है। बेरी रोग किसके वजह से होता है? विटामिन बी1 की वजह से होता है, अर्थात थायमिन की कमी से होता है। बेरी किसके वजह से होता है? थायमिन की कमी से होता है, विटामिन बी1 के कमी से होता है। साइनोकोबालामिन की कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया तथा पांडु रोग हो जाता है। तथा ऑर्गो कैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स, कैल्सिफेरॉल की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। और ऑस्टियोमलेशिया की रोग होता है आपका, ये वयस्क में ऑस्टोमेलेशिया होता है और रिकेट्स होता है। किसके वजह से रिकेट्स हो जाता है? बच्चों में होता है। अतः विकल्प क्या है आपका? बी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 410 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। और टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण किसका? संक्रामक रोग का, जल जन्य रोग का, उसका वायु जन्य रोग का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइफाइड आपको दूषित पानी, दूषित जल पीने से होता है। टाइफाइड किसके वजह से होता है? दूषित जल पीने के वजह से होता है, ठीक है। तो आंत ज्वर बोले तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। यह दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्थों के खाने से होता है। हैजा बोले तो कलरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। टाइफाइड एवं कॉलरा जल जनित बीमारी है। टाइफाइड और कॉलरा की बात करते हैं तो कैसा बीमारी है? जल जनित बीमारी है। दूषित जल और दूषित खाना खाने से ये सब बीमारी होता है। 411 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। कौन सा रोग है? 6 रोग। टीबी वाला जो बीमारी होता है ना, प्रत्येक साल 5 लाख लोग इससे क्या करते हैं? मरते हैं। भारत में अभी भी टीबी का बहुत बड़ा बहुत टीबी है लोगों के पास, ठीक है ना। तो टीबी बोले तो 6 रोग है ना,
लेकिन भारत इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के उपाय पर लगा हुआ है ना। हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका फ्री इलाज किया जाता है, फ्री क्या दिया जाता है, उसका दवाई दी जाती है। फिर भी प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय जो लोग हैं रोग से क्या करते हैं, इसे मर जाते हैं। देखिए, 6 रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। टीबी किसके वजह से होता है बताइए? 6 रोग, तो 6 रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। उक्त रोग से प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीयों की मौत होती है, परंतु वर्तमान में सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों से निर्मित टीका और दवाओं से इसकी संख्या में कमी आई है ना, धीरे धीरे कमी आई। 412 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचा देता है। इस रोग में ठंड के साथ बुखार आता है। मलेरिया वाला किसी को बीमारी रहेगा ना, तो उसको ठंड के साथ क्या आएगा? बुखार आएगा। आरबीसी उसके शरीर में क्या होने लगता है? रेड ब्लड जो सेल है वो क्या होने लगता है? नष्ट हो जाती है, तथा रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इस रोग के उपचार में कुनैन होता है पेड़, ये ठीक है ना। कुनैन, क्लोरोक्वीन, उसका प्रीमाक्वीन आदि औषधि उपयोग में लाई जाती है। तो किसी को अगर मलेरिया वाला बीमारी है तो उसको कुनैन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन आदि औषधियाँ उसे दिया जाता है, ठीक है ना। बकरी का दूध भी दिया जाता है और पपीता का जो पत्ता का रस भी दिया जाता है, ठीक है। अगला है 413 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत वाला कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। यह परोपजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यही वाला क्या है? गलत है। तो सही कौन है? तो यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है बात। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। हाँ, वहाँ गंदा पानी बहुत ज़्यादा होता है उसके वजह से। उसके बाद इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्या आपका? गलत है। 414 नंबर क्वेश्चन, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं बताइए? तो किस उम्र में दिया जाता है? 1 साल, है ना। तो 5 साल से कम की जो बच्चा होता है उसको पोलियो का टीका दिया जाता है, ठीक है। 5 साल तक, 5 से 6 साल भी किसी किसी को बच्चा को पड़ जाता है, लेकिन 5 साल तक एवरेज उसको देना ही पड़ता है। उसका पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए पोलियो निरोगी वैक्सीन दिया जाता है। सर्वप्रथम जोनास सॉल्क ने 1953 ईस्वी में पोलियो वैक्सीन की खोज की। एल्बर्ट सॉबिन ने वर्ष 1961 में मुख से लेने वाले पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षण को और आसान बना दिया। पोलियो वैक्सीन 2 माह से लेकर 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है, ठीक है ना। तो 2 माह से लेकर कितने साल के बच्चों को पिलाई जाती है? 5 से 6 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाती है। 415 नंबर क्वेश्चन, वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन है? सामान्य जुकाम क्या है? वायरस द्वारा होने वाला रोग है। टिटनेस की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण होता है। कॉलरा होता है बैक्टीरिया के कारण। सामान्य जुकाम होता है वायरस के कारण। सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? वायरस के कारण। कॉलरा होता है बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण होता है। टिटनेस होता है बैक्टीरिया के कारण। टिटनेस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण टिटनेस होता है। अगला 416 नंबर क्वेश्चन, गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है गलसुआ, ठीक है ना। विषाणु जनित रोग और इधर जीवाणु जनित रोग है। चलिए सबको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना।
विषाणु जनित रोग कौन है बताइए। विषाणु जनित रोग है रेबीज हो गया, खसरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता। ये सब किसके कारण होता है ये सब बीमारी? विषाणु जनित रोग, विषाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? टिटनस होता है, गोनोरिया होता है, निमोनिया होता है, क्षय रोग होता है, टीबी, उसका टाइफाइड होता है, प्लेग होता है, काली खांसी होता है, हैजा होता है, कोड होता है, सिफिलिस होता है। ये सब किसके कारण होता है? जीवाणु के वजह से होता है। 417 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 417 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? तो विषाणु द्वारा नहीं होता है, डिप्थीरिया विषाणु द्वारा नहीं होता है, एड्स विषाणु द्वारा होता है, खसरा विषाणु द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा भी किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। 418 नंबर क्वेश्चन, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है बताइए 30 से 180 दिन। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है किससे कितना से कितना दिन? 30 से 180 दिन। कितना दिन? 1 महीना से लेके 6 महीना तक, ठीक है ना। 30 से 180 दिन। हेपेटाइटिस विषाणु जनित यकृत रोग है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। यह वायरस रक्त द्वारा असुरक्षित यौन संबंध द्वारा दूसरों के लिए उपयोग में की गई सुई और संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में हस्तांतरित होता है। सामान्यतः इसका उद्भव काल 30 से 180 दिन होता है, ठीक है। 419 नंबर क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। क्या नहीं लेनी चाहिए? तो वसा, फैट नहीं लेनी चाहिए उसे, ठीक है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेनी चाहिए। इसका आम कारण यह है कि दिल में खून का प्रवाह करने वाली धमनियों में वसा जमा हो जाता है, जिसके चलते दिल की धमनियां संकरी हो जाती है ना। हृदय में खून का प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए हृदय रोगियों को ज़्यादा फैट वाला सामान नहीं खाना चाहिए उसको, ठीक है ना। अगला है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन है? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मारने में सहायक है या उनके विकास को क्या करता है? रोकता है। इसका उपयोग कवक, प्रोटोजोआ जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज हेतु किया जाता है। लेकिन किसी को अगर वायरस से अगर कोई बीमारी हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें काम ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन किसी को अगर जीवाणु से अगर रोग हुआ है, जैसे कवक, प्रोटोजोआ है ना, जीवाणु के कारण अगर किसी को अगर रोग हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या दे सकते हैं? उसको हम लोग एंटीबायोटिक चला सकते हैं, इलाज हेतु दिया जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर चलाता है उसको। उसका बाद पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पैरासीटामोल एक एस्पिरिन, पैरासीटामोल और एस्पिरिन दर्द निवारक दवा है। पैरासीटामोल की बात करते हैं तो ये, और एस्पिरिन ये दर्द निवारक दवा है। किसी को दर्द वगैरह हो रहा है तो ये डॉक्टर चला देता है। जबकि क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया बीमारी के उपयोग में किया जाता है। तो क्लोरोक्वीन किसके में उपयोग किया जाता है? मलेरिया बीमारी में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये सब दवा का उपयोग डॉक्टर की सहायता से किया जाता है, डॉक्टर के देख रेख में किया जाता है। ये नहीं कि अपने से चला दिए कुछ, है ना। उसके बाद 421 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे कौन थे? तो पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। 422 नंबर क्वेश्चन, 422 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। एक्स किरण का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग
एक चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित इमेजिंग तकनीक है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में शरीर रचना और शरीर के शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक्स तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे नाजुक अंग हैं, एक्स रे उसके लिए एक्स किरण बहुत खतरनाक है। जैसे आँख हो गया, आँख के सामने अगर एक्स रे जाएगा तो आँख को ही बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, है ना। आँख का जितना सेल है सबको तोड़ देगा वो। तो एक्सरे तो खतरनाक है, लेकिन हमें पूरे शरीर का अगर हमको करना है, MRI करना है उसका बोले तो शारीरिक जो चित्र खींचना है, हमको शारीरिक प्रक्रियाओं का चित्र बनाना है हमें, है ना। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग करते हैं। और इसमें किसका प्रयोग होता है, चुंबकीय क्षेत्र ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। MRI में एक्सरे या आयनिक विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। जो भी नाजुक अंग है एक्सरे का प्रयोग करेंगे, है ना, सारा सेल को तोड़ देगा। ठीक है ना। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। 423 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है। तो ये रानीखेत, कौन सा रोग है, रानीखेत, मुर्गियों में पाए जाने वाला बीमारी है रानीखेत। रानीखेत विषाणुओं से होने वाला रोग है जो भारत में मुर्गी पालन के अंतर्गत पाली जाने वाली मुर्गियों को होता है। ठीक है ना। तो रानीखेत बीमारी ज़्यादातर किसको होता है आपका, तो मुर्गियों को होता है ना। अगला देखते हैं 424 नंबर क्वेश्चन, 424 नंबर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, आपका मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। ठीक है ना। EEG का उपयोग मस्तिष्क की जांच हेतु किया जाता है। EEG का उपयोग हृदय की गतिविधि की जांच हेतु करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे एक हेपेटिक पैनल के रूप में भी जाना जाता है, रक्त परीक्षण का समूह है जो रोगी के लीवर की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना। 425 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है ना। डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में पोषक तत्व व अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं। इन्हें विशेष विधि से छानकर अलग किया जाता है। इस क्रिया में वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य है, जो उपयोगी पदार्थों को शरीर में रोककर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। महाधमनी की शाखाओं में रक्त वृक्कों में पहुंचता है। कोशिका की भित्ति से रक्त छानता है, कोशिका भित्ति से क्या करता है, रक्त छानता है। अभिवाही धमनी रक्त में विषैले उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन यौगिक आदि होते हैं। छने हुए रक्त में ग्लूकोज, लवण तथा नाइट्रोजन की यौगिक मिलते हैं। इस क्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है ना। 426 नंबर क्वेश्चन, अधिश्वेत रक्तता उसके बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है, ए और बी दोनों जगह। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कोबाल्ट 60 तथा फास्फोरस 32 दोनों है। ठीक है ना। कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 दोनों है। यह कैंसर के उपचार से लेकर औद्योगिक रेडियोग्राफी तक प्रयोग में आता है। ठीक है ना। 427 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सब क्या है, एंटीबायोटिक। ऑक्सीटोसिन ये एंटीबायोटिक नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है
जो पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह हार्मोन गर्भाशय के अरेखित पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होता है और बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, बच्चे को जन्म में क्या करता है, ये सहायता पहुंचाता है। ठीक है ना। यह स्तन से दूध स्राव में भी क्या करता है, सहायता करता है। जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। 428 नंबर क्वेश्चन, ऑन्कोजीन संबंधित है किससे, कर्क रोग से संबंधित है। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कर्क रोग, ऑन्कोजीन कर्क रोग से संबंधित है। ऑन्कोजीन कैंसर पैदा करने वाला जीन है। ऑन्कोजीन क्या है, आपका कैंसर पैदा करने वाला जीव है। ठीक। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज अपना पूरा बायोलॉजी का एपिसोड खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है, जाके आप रिवीजन कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ठीक है ना। और अपना खुद का नोट तैयार कीजिए और पूरा रिवीजन कीजिए। ठीक है ना। और आने वाला समय में हम पूरा एपिसोड जितना भी कराया गया उसका वन शॉट में क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। सिर्फ उसमें क्वेश्चन और आंसर बोला जाएगा। ठीक है ना। और उसमें कोई व्याख्या नहीं चलेगी, काहे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। कम से कम अगर पूरा व्याख्या के साथ अगर करेंगे वन शॉट वीडियो में तो 7-8 घंटा पहुंच जाएगी। ठीक है ना। 8 से 10 घंटा भी पहुंच सकती है। इसलिए वो आपका सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। ठीक है ना। और पूरा कंप्लीट वन शॉट के रूप में क्या करेंगे, उसको हम लाएंगे ताकि आप क्या कर सके, कम समय में उसको रिवीजन कर सके। ठीक है ना। रिवीजन करने के लिए वो वीडियो लाएंगे वन शॉट। ठीक है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं। पूरा सिलेबस जो बायोलॉजी का था, जहाँ तक आपको बीपीएससी 4.0 में पूछी जाएगी, पूरा कंप्लीट हो गया। आपका जो जीएस पोर्शन है ना, वो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपकी ना छूटे। ठीक है ना। मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करें। तो आज हम लोग यहीं पर एपिसोड को समाप्त करते हैं। ठीक है। तो अपना एकदम पूरा ख्याल रखिए, मन लायक पढ़िए। ठीक है ना। और रिवीजन करने पर क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए मन लगा के। ठीक है।